हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सॉरी फॉर द लॉन्ग ब्रेक, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी डिवाइस के साथ। ठीक है, सारा डाटा जो है वो लूज़ हो गया था। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कोऑपरेटिंग विद मी, बट आई एम बैक विद द पावर सेशंस एज आई सेड। सो इन दिस सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं चारों के चारों फिलॉसफीज़ इन वन सेशन। जो आपका 1 वीक में मिस आउट हुआ है वो एक ही सेशन में मैं कंप्लीट आपके साथ लेकर आई हूँ। दैट इज़ नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड आइडियलिज्म। तो ये चारों के चारों फिलॉसफीज़ जो हैं हम एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। इनकी कंप्लीट डिटेल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, जो भी एम्स ऑफ एजुकेशन है, करिकुलम है, मेथड्स ऑफ टीचिंग, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज 4 इज़म्स। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। और देखिए, अगर आपने प्रीवियस सेशंस अटेंड नहीं किए तो वो भी आप डेफिनेटली चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो देखिए फ्रेंड्स, नेचुरलिज्म जो फिलॉसफी है ये सारी वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफीज़ हैं। तो इसके बारे में मैं आपको एक पहले ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर आपको इजी हो जाएगा समझना। ये देखिए, फिलॉसफी की ऐसी ब्रांच है, ठीक है, ऐसी फिलॉसफी है जिसमें नेचर को ही सुप्रीम माना गया है। नेचर के नीचे सब कुछ है, नेचर के ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेचुरलिज्म इज़ अ बिलीफ दैट नथिंग एग्जिस्ट बियॉन्ड द नेचुरल वर्ल्ड। तो जो प्रकृति है, जो भी नेचुरल हमें नेचर नज़र आती है, हर चीज़ नेचर से ही बनी है और नेचर में ही इसको कंसेप्ट सारे नेचर के इर्द गिर्द इसके घूमते हैं। इट इज़ अ फिलॉसफी विद द बिलीफ दैट नेचर अलोन रिप्रेजेंट्स द एंटायर रियलिटी, कि नेचर के बिना कोई भी रियलिटी नहीं है। अगर हम किसी भी चीज़ की, किसी पर्सन की, मैन की बात करें, एनिमल्स की बात करें, किसी चीज़ के रिलेटेड हम बात करें, तो वो सब क्या है, नेचर का ही पार्ट है, नेचर से ही वो निकली हुई है। ठीक है, दिस फिलॉसफी गिव्स एम्फोसिस टू मैटर, द फिजिकल वर्ड, जो एक्चुअल वर्ड है। ठीक है, हमारा क्या हम इमेजिन करते हैं, हमारा ह्यूमन माइंड क्या है, ये सब इसके लिए सेकेंडरी बातें हैं। सबसे मेन जो चीज़ है वो ये नेचर को मानती है। ठीक है, फ्रॉम द नेचर एंड बैक टू नेचर। कोई भी चीज़ आई है वो नेचर से ही आई है, और जो भी चीज़ है उसका कंसेप्ट जो है हमको नेचर से ही मिलेगा। तो अब हम इसके जो प्रिंसिपल्स हैं फ्रेंड्स वो देख लेते हैं। सबसे पहला है, इट डज़ नॉट बिलीव इन गॉड। भगवान के द्वारा जो भी पर्सन्स बनाए गए हैं या कुछ भी है, उनमें ये बिलीव नहीं करते। ये जो फिलोसफर्स होते हैं इसमें वो कहते हैं कि नेचर ही सबसे बड़ी चीज़ है। जो इंसान है वो भी क्या है, सबसे स्टार्टिंग में इंसान नहीं बना था ना, तो उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई थी पुरानी सेंचुरीज़ में, जैसे जैसे पर्सन की एवोल्यूशन हुई है, एक मैन की एवोल्यूशन हुई है। ठीक है, उससे पहले भी क्या है, नेचर एग्जिस्ट करती थी। तो ये भगवान में बिलीव नहीं करते हैं। नेचर इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी, यानी कि नेचर को किसी और चीज़ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही सफिशिएंट है हर एक चीज़ का तर्क करने के लिए, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। मटेरियल वर्ड इज़ द ओनली रियल वर्ड, द रियल एंटिटी। जो मटेरियल वर्ड है हमें नज़र आता है, जो नेचर है, ठीक है, उसी को ये रियल एंटिटी मानती है। बाकी सब क्या है, इसके लिए सेकेंडरी चीज़ें हैं। इट डज़ नॉट बिलीव इन एनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और ट्रुथ्स, यानी कि गॉड, सोल या फिर बिफोर बर्थ, आफ्टर डेथ, ये कंसेप्ट्स को ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं इन चीज़ों में। अब देखिए, चीफ कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इनके, वो हैं बेकन, कमेनियस, हर्बर्ट स्पेंसर, हक्सले, बर्नर्ड शॉ, रोजियो, अरिस्टोटल, श्री अरबिंदो घोष। ठीक है, आपको इसमें से सीटेट में भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, कि आपको नेम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एक्सपोनेंट है जो नेचुरलिज्म को सपोर्ट करता है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखते हैं अब इसकी जो फर्दर फॉर्म्स हैं या टाइप्स हैं। फिजिकल नेचुरलिज्म, ये कहते हैं कि नेचर ही क्या है, रियलिटी है हर एक चीज़ के लिए। द रियलिटी एग्जिस्ट विद इन द नेचुरल यूनिवर्स एंड नॉट विद इन एनी इंडिविजुअल। देन सेकेंड इज़ मैकेनिकल नेचुरलिज्म, जिसमें जो मैकेनिकल नेचुरलिस्ट थे वो मैटर के बारे में बताते थे और मैन को एक मेयर मशीन समझते थे और माइंड को मेड अप ऑफ एटम्स एंड सो ऑन, इन चीज़ों के साथ वो डील करते थे। देन बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म क्या कहता है कि जो कोई भी पर्सन है उसका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ ये हमें पता है, लेकिन उससे भी पुरानी क्या है, नेचर है। अब देखिए, इसमें एम्स ऑफ एजुकेशन में क्या कहते हैं कि जो बच्चा है, जिस तरह से उसकी नेचर है, जो उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसको उसी तरह से बिना मोल्ड किए उसको
एक्सपैंड किया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए कि उसके अंदर जो भी क्षमता है, कैपेसिटी है, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, ताकि बच्चे को खुद को एक्सपेरिमेंट करके पता लगे कि क्या उसका इंटरेस्ट है, किस तरह की उसकी कैपेबिलिटी है, वो उसमें खुद को और ज़्यादा निखार कर लेकर आए, ठीक है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चे को कोई भी ज़बरदस्ती चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए, वो नेचर में रहकर, उसी प्रकृति के इर्द गिर्द रहकर ही चीज़ों को सीखे। लर्निंग बाय डूइंग होती है जैसे, ठीक है। तो उसको खुद के जो एक्सप्रेशंस हैं वो निकल कर आएँ, बजाय इसके कि हम उसको कोई नई नॉलेज प्रोवाइड करें। सेल्फ प्रिजर्वेशन, देन प्रिपेयर फॉर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। अब देखिए नेचर भी टाइम टू टाइम जो है चेंज होती रहती है, तो प्रिपरेशन फॉर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, तो कोई भी पर्सन है उसको एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो उस तरह से उसको प्रिपेयर किया जाना चाहिए, ऐसे सरकमस्टांसेस पैदा किए जाने चाहिए, और फिर चाइल्ड अपना जो खुद का बिहेवियर उसमें शो करेगा, उससे वो खुद से सीखेगा कि किसी भी सिचुएशन में किस तरह से हमको एग्जिस्ट करना है। अब इसके जो एम्स हैं, इससे हमें जो करिकुलम है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि जो करिकुलम है, देखिए इसका बिल्कुल भी रिजिड करिकुलम नहीं होता, बिल्कुल हम कहते हैं ना चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, तो बच्चे के अकॉर्डिंग ही करिकुलम सेट किया जाता है। कोई ऐसे नहीं है कि बिल्कुल रटी रटाई बुक्स उनको दे दी गई हैं कि आप इसी करिकुलम को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग बेसिकली इनका मेन होता है कि वो खुद से ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके वो चीज़ें सीखे, और मेन जो इनका फोकस होता है करिकुलम में, दैट इज़ ऑन द फिजिकल एक्टिविटी। ये जो भी गेम्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स होती हैं, तो इन पर मेन फोकस होता है ताकि बच्चा नेचर में रहकर खुद कुछ करके सीखे। देन जो करिकुलम में मेन और भी चीज़ें होती हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चर, नेचर स्टडी, आर्ट, क्राफ्ट, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस। साइंस भी क्या है, कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करना हर एक चीज़ में। तो साइंस के फर्दर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, देन मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस, ये सारे क्या हैं इसके करिकुलम में इंक्लूडेड होते हैं। देन आते हैं फ्रेंड्स इसके मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो अभी हम डिस्कस थोड़ा थोड़ा कर भी चुके हैं कि लर्निंग बाय डूइंग होती है, बच्चा खुद से करके सीखता है, दैट इज काइनेस्थेटिक लर्निंग को ये प्रमोट करता है। देन इज प्लेवे मेथड या फिर किंडरगार्टन मेथड भी हम इसको बोल सकते हैं। देन लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, की बच्चे को टीचर्स इम्पोज नहीं करेंगे, उसको खुद से सिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जो बच्चा है वो खुद से ही एक्सपेरिमेंट करके, खुद से ही, जैसे हम कहते हैं कि बच्चा अक्सर चोट खाकर ही समझ में आता है, उसको हम कितना भी उसको बता लें वो समझता नहीं है हमारी बात। तो वही है कि एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके, खुद से जो चीज़ें करते हैं उससे वो सीखें। ये थ्योरी जो है, ये फिलॉसफी इस चीज़ को प्रमोट करती है, इसी चीज़ पर बेस्ड है नेचुरलिज्म। देन स्टूडेंट्स आर टॉट बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। ये सारे पॉइंट्स का जो निचोड़ है वो एक ही है, दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। फाइन। तो नेक्स्ट हम फ्रेंड्स मूव ऑन करते हैं रोल ऑफ अ टीचर की। इसमें जो टीचर है या जो इंस्ट्रक्टर है उसका क्या रोल है। नेचर इज़ द सुप्रीम टीचर। देखिए हमने जो टीचर्स को है वो सेकेंडरी पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि बच्चा जो है खुद से नेचर में रहकर सीखता है, तो नेचर इज़ द सुप्रीम टीचर। तो जो टीचर का रोल है दैट इज़ ऑफ अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। टीचर्स सिर्फ गाइड करने के लिए होते हैं, एज अ फ्रेंड ध्यान रखने के लिए होते हैं, ठीक है, कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं। वो ऐसे सर्कमस्टांसेस आपको देते हैं कि आप खुद उन सर्कमस्टांसेस में जाकर चीज़ों को सीख सकें। The educator stays at the background observer and not giver of any information। तो जो टीचर्स हैं वो ऑब्जर्वर की तरह वहाँ पर स्टे करते हैं और आपको कोई भी एक्स्ट्रा से इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, बच्चों को इम्पोज नहीं करते हैं अपने माइंड से जो भी इन्फॉर्मेशन निकलती है, बल्कि बच्चों को खुद को मौका मिलता है कि वो खुद से एक्सपेरिमेंट करके सीखें चीज़ों को। प्रोवाइड सूटेबल अपॉर्चुनिटीज़, वही सर्कमस्टांसेस क्रिएट करना, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देना कि बच्चे उनमें जाकर कोई ना कोई नई चीज़ें सीख सकें। अब देख लीजिए इसके जो लिमिटेशंस हैं या फिर जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इस फिलॉसफी के। निगलेक्ट्स मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, नो इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर। देखिए जब चाइल्ड को कंप्लीट फ्रीडम इसमें दे दी जाती है, ठीक है, कि वो जिस तरह से भी सीखना चाहता है वो सीखे, तो वो मॉरल डेवलपमेंट कैसे आएगी, वो तो सिखाने से ही आएगी, बच्चों को बताने से आएगी कि ये चीज़ें ऐसे करनी चाहिए, इस सिचुएशन में आपको इस तरह से बिहेव करना चाहिए। इस तरह की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बच्चों को देनी ज़रूरी है, लेकिन वो ये फिलॉसफी सपोर्ट नहीं करती है। ये कहती है कि बच्चों को कंप्लीट जो है फ्रीडम दे दी जानी चाहिए। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर्स भी इसमें बहुत कम है, यानी कि नेग्लिजिबल ही है।
देन इज द इग्नोर्स फ्यूचर नीड्स एंड अल्टीमेट गोल ऑफ चाइल्ड्स लाइफ। अब देखिए बिल्कुल बच्चा जब छोटा सा होता है तो ऐसे तो नहीं है कि वो वहीं से सब कुछ सीख लेगा, तो उसको थोड़ी सी गाइडेंस, इंफॉर्मेशन प्रॉपर अप्रोप्रिएट प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। हर एज पर बच्चे को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलनी ज़रूरी है ताकि वो अपना एम है, जो गोल है, वो अचीव करने में उसकी हेल्प की जानी चाहिए, बल्कि बजाय इसके कि उसको कंप्लीट फ्रीडम दे दो कि जहां आप जाना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो वो कर लो, ठीक है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन, थोड़ा डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, जो नेचुरलिज्म बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा नेचुरलिज्म का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स बिगिन विद आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का सबसे पहले हम मीनिंग कहते हैं कि आइडियलिज्म होता क्या है। आदर्शवाद, बिल्कुल एक आदर्श जो ट्रैक पर चलना, बिल्कुल राइट ट्रैक पर चलना, क्या सही है क्या गलत ये सोच कर चलना, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ आइडियलिज्म। Idealism is a philosophical tradition that emphasizes the belief in human progress. It is an optimistic philosophy. It believes that reality of everything lies in ideas, thought and mind, not in material things. तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है नेचुरलिज्म पे, हमने डिस्कस किया था नेचुरलिज्म क्या कहती थी कि सारी जो रियलिटी है दैट इज बेस्ड ऑन द नेचर, लेकिन आइडियलिज्म क्या कहता है जो रियलिटी है दैट इज ऑफ अ माइंड, दैट इज ऑफ द आइडियाज, जो आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं, ठीक है, जो आप महसूस करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है आइडियलिज्म में उसकी बात की गई है। तो देखिए ये एक एंशियंट वेस्टर्न फिलॉसफी है और इसके जो मेन प्रोफाउंडर हैं वो है प्लेटो, और इसके आप एक्सपोनेंट्स भी देख सकते हैं, सोक्रेट्स, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो घोष, फ्रेबल, डिस्कार्ट, स्वामी दयानंद, राधा कृष्णन, शंकराचार्य, कांत, बार्कले, ग्रीन, हेगल, फिच एंड स्पिनोजा, ये सारे हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ आइडियलिज्म। तो इसके रिलेटेड आपको सीटेट में पक्का ही कोई ना कोई क्वेश्चन आता होता है एक्सपोनेंट्स का, कि आपको इनके नेम्स दे दिए जाएंगे फ्रेंड्स, और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस फिलॉसफी के जो हैं सपोर्टर हैं, ठीक है, किस फिलॉसफी को ये बिलोंग करते हैं। तो ये आपको नेम्स जो हैं माइंड में रखने हैं। फाइन, तो अब हम इसके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म, सबसे पहला है फ्रेंड्स, गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स। तो ये देखिए जो आइडियलिस्ट होते हैं ये बिलीव करते हैं गॉड में, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में, सोल में, जबकि हमने नेचुरलिज्म में देखा था कि वो बिल्कुल अपोजिट है, वो बिल्कुल गॉड में बिलीव नहीं करते, वो बिलीव करते हैं मटीरियलिस्टिक थिंग्स में, ठीक है, जो नेचर है, मैटर है, उसमें वो बिलीव करते हैं। मैन इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड हिज माइंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब आइडियलिस्ट क्या कहते हैं कि जो गॉड की सबसे अच्छी जो रचना है, बेस्ट क्रिएशन है, वो एक इंसान है, ठीक है, मैन है, एंड हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द माइंड। जो माइंड है वो ऐसी रचनात्मक चीज़ें रच सकता है, न्यू न्यू इन्वेंशंस कैसे होती हैं, दिमाग से सोचकर होती हैं। एक माइंड है जो बड़े सारे कंसेप्ट्स जो है, न्यू आइडियाज़ उत्पन्न कर सकता है, ठीक। देन स्पिरिचुअल वर्ड इज़ सुपीरियर टू द मटेरियल वर्ड। जैसे हम बात कर चुके हैं कि स्पिरिचुअल वर्ड यानी कि गॉड, सोल, ऐसी चीज़ों को इन्होंने महत्व जो है, इम्पॉर्टेंस ज़्यादा दी है, यानी कि मटेरियल वर्ड से भी ज़्यादा, ठीक है, जो मैटर है, जो नेचर है, इस चीज़ से ज़्यादा इन्होंने हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, आइडियोलॉजी, इन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दी है। वैल्यूज़ आर प्री डिटरमाइंड। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं वो पहले से पता है, लेकिन उनको क्या है डिस्कवर करना पड़ता है। ह्यूमन माइंड उसको डिस्कवर करता है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, तो हमारे माइंड में एक बिलीफ बन जाता है कि इस तरह से हम चीज़ों को सही तरह से कर सकते हैं, या फिर ये बिहेवियर सही है, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले से पता होती हैं, लेकिन डिस्कवर करनी पड़ती हैं ह्यूमन माइंड के थ्रू। इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब इसमें जो मेन फोकस है वो है माइंड पे, हमारे थॉट्स पे, हमारी आइडियोलॉजी पे। तो उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है एज अ कंप्लीट पर्सनालिटी उसकी डेवलप करे, वो एक अच्छा इंसान बन पाए, ठीक है, अच्छी वैल्यूज़ सीखे, मॉरल वैल्यूज़ सीखे, एंड एज अ होल पर्सन ओवरऑल वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाए। देन नेक्स्ट इज सपोर्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि वो बिना भेदभाव के चीज़ों को, हर चीज़ को, हर कंसेप्ट को, हर पर्सन को देख सके, इतना अच्छा उसका माइंड हो जाए, ठीक है, इतनी अच्छी हमारी देखने की जो नज़र है वो हो जाए कि हर एक चीज़ों को बिना भेदभाव किए हम उसको देख पाएँ, उसको जज कर पाएँ।
देन नेक्स्ट इज आइडियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, कि किस तरह के एम्स होने चाहिए एजुकेशन में अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म। सबसे पहला है फ्रेंड्स सेल्फ रियलाइजेशन, कि पर्सन खुद को पहचान सके कि हमारी क्या कैपेबिलिटी है, उसको एनहांस कर सके। देन यूनिवर्सल एजुकेशन, जो एजुकेशन है वो कंप्लीट ओवरऑल होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज उनको दे दी गई है। देन इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जो उनके थॉट्स हैं उसको और फाइन किया जा सके और अच्छा बनाया जा सके, अच्छी वैल्यूज प्रोवाइड की जा सके उनको। देन ट्रांसमिट एंड प्रमोट कल्चरल हेरिटेज, जो कल्चर है उसको कैसे भूल सकते हैं, ठीक है, जो आपका कल्चरल हेरिटेज है उसको आप सिर्फ ना ही उसको कंजर्व करके रखें, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी को और भी जो यंग जनरेशन है उसको उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं कि हमारा कल्चर क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि वो सदियों तक बरकरार ऐसे ही रह सके। देन इज द कल्टिवेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़, नेचुरली जो ह्यूमन माइंड है और हार्ट ये कनेक्टेड होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ आती हैं, लाइक कि हमें किस तरह से किस सिचुएशन में बिहेव करना चाहिए, ठीक है, कहाँ से हमको किसी के साथ बुरा व्यवहार जो है बैड बिहेवियर नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मॉरल वैल्यूज़ में एम है एजुकेशन का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म ये चीज़ें एजुकेशन में होनी चाहिए ताकि बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ जो है इनकलकेट हो सके, उनमें आ सके। देन इज रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन तीन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि सच क्या है, अच्छाई क्या है, और ब्यूटी ये एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं है कि आप कितना सुंदर दिखते हैं, ठीक है, ये आपकी इंटरनल ब्यूटी है, जो पहले आपका चेहरा है वो एक बार ही नज़र आएगा, उसके बाद जो आपका एक्चुअल बिहेवियर है, आपकी इंटरनल ब्यूटी है, आपके थॉट्स की, आपके बिहेवियर की, वही सभी को नज़र आएगी। देन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड रैशनैलिटी, आपका माइंड इतना विकसित हो पाए, ठीक है, इस तरह की आपको एजुकेशन दी जानी चाहिए। और रैशनैलिटी मतलब सभी को एक नज़रिए से देखना, ठीक है, रैशनल होना, सभी के लिए इक्वल रहना। देन अब इसके हिसाब से जो करिकुलम है वो किस तरह का होना चाहिए, हम जो एम ऑफ एजुकेशन डिस्कस कर चुके हैं वहाँ से हमें जजमेंट करिकुलम की लग जाती है। तो देखिए करिकुलम किस तरह का होना चाहिए, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंस किस पर दी जाती है, हमारे थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स, आइडियाज़ एंड वैल्यूज़, ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। करिकुलम इस तरह का होना चाहिए कि ये चीज़ों को इन्हांस किया जा सके बच्चों में। देन इट शुड बी कंसर्न विद ह्यूमैनिटी, हमें केयर करनी चाहिए, ठीक है। देन इज द इंटेलेक्चुअल, ये देखिए तीन तरह की हमें यहाँ पे वैल्यूज सिखाई जाती हैं, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज, एस्थेटिक एंड द मॉरल वैल्यूज। इंटेलेक्चुअल रिलेटेड होती हैं हमारे माइंड की विकास की, और हमारा माइंड किस तरह से डेवलप हो सकता है, ठीक है। दैट इज द लैंग्वेज, हम लैंग्वेजेस सीखते हैं, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स इनकलकेट किए जाते हैं, करिकुलम में डाले जाते हैं ताकि हमारी जो इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ हैं, इंटेलिजेंस हमारी इंक्रीज हो सके। देन एस्थेटिक रिलेट्स टू द ब्यूटी ऑफ वॉट एवर वी सी अराउंड अस, ठीक है, एस्थेटिक वैल्यूज़, तो ये इनकलकेट होती हैं आर्ट एंड म्यूज़िक से। देन इज़ द मॉरल वैल्यूज़, जिसमें हमें एथिक्स एंड स्पिरिचुअल टॉपिक्स जो हैं इनके बारे में बताया जाता है, ठीक है, एथिक्स इनकलकेट हों, जैसे मॉरल साइंस सब्जेक्ट होता है तो उसमें क्या है, हमें मॉरल वैल्यूज़, भगवान के बारे में बताया जाता है। देन वी विल सी द मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब देखिए जो आइडियलिस्ट हैं ये क्या कहते हैं कि हम किसी भी एक मेथड को अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, जो मेथड है हम खुद से डिस्कवर करेंगे, और हम किसी भी एक मेथड के गुलाम नहीं हैं कि हम उसे ही फॉलो करेंगे, ठीक है, हम अपनी प्रैक्टिस से मेथड को न्यू डिस्कवर करेंगे, और जो हमें सही लगता है, जिस सिचुएशन में सही लगता है, हम उसको फॉलो करते जाएंगे। हम किसी भी एक मेथड के स्लेव नहीं हैं, किसी एक मेथड के हम गुलाम नहीं हैं। तो ये सारे जो मेथड्स हैं ये आइडियलिज्म में फॉलो किए गए हैं। देखिए कन्वर्जेशन मेथड प्लेटो ने दिया है, देन इंस्ट्रक्शन मेथड बाय हर्बर्ट, प्लेवे मेथड इसको आप किंडरगार्टन मेथड ये फ्रेबल ने दिया है, ये भी आप देख सकते हैं। देन लॉजिकल मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन मेथड, ये सारे मेथड्स हैं और ये इनके जो हैं जिन्होंने ये मेथड दिए हैं। देन इज रोल ऑफ अ टीचर, टीचर का क्या रोल होता है, अगेन हम नेचुरलिज्म को यहाँ पर जो है कंपेयर भी कर सकते हैं। नेचुरलिज्म में जो सपोर्ट किया था वो टीचर का बिल्कुल बैक एंड पर रोल था, लेकिन यहाँ पर टीचर का जो रोल है बिल्कुल सुप्रीम है, प्रोमिनेंट है। टीचर की हेल्प के बिना, क्योंकि टीचर ही है जो एक स्टूडेंट को प्रॉपर विकास की ओर
लेकर जा सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। तो टीचर की गाइडेंस के बिना, उनके सपोर्ट के बिना और एजुकेशन के बिना प्रॉपर वो नहीं किया जा सकता। तो टीचर क्या है, बिल्कुल पाइवट, मतलब मेन और इम्पॉर्टेंट रोल होता है एजुकेशन प्रोसेस में। टीचर के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देन स्पिरिचुअल गाइड फॉर द चाइल्ड, सिर्फ ये नहीं है कि उनको लैंग्वेजेस पढ़ाना या फिर मैथ साइंस पढ़ाना ही टीचर का काम है, लेकिन उनको मॉरल वैल्यूज़ देना, एथिक्स प्रोवाइड करना भी क्या है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ देना टीचर का ही काम है। देन द टीचर टेक्स अ चाइल्ड फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ठीक है, बच्चे बहुत सारी सिचुएशंस में कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल जैसे आप अभी हमारे इस लेवल पर भी जब आप बीएड कर रहे हैं या फिर कोई भी टीचिंग का टेस्ट दे रहे हो, तब भी हमारे माइंड में कन्फ्यूजन होती है कि हम कौन सा टेस्ट दें, किस जॉब के लिए हम जा सकते हैं। तो वो भी हमारे जो टीचर्स होते हैं, एक्सपर्टीज़ होते हैं, वो हमें उस रिलेटेड गाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि हम किसी भी टेस्ट को प्रॉपर क्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो ये जो फिलॉसफी है ये ऐसे नहीं है कि बिल्कुल लोअर लेवल के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। जब भी हम सीखते रहते हैं, जहाँ भी हमें लर्निंग की ज़रूरत है, वहाँ पर ये फिलॉसफी काम करती है। वहाँ पे हमें एक गाइडर, एक एडुकेटर या एक टीचर की ज़रूरत होती है जो हमें प्रॉपर गाइड कर पाए। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेबल, द स्कूल इज़ अ गार्डन, स्कूल एक गार्डन है और द टीचर इज़ अ कॉशियस गार्डनर। कॉशियस गार्डनर मीन्स एक ध्यान से पौधों को विकसित करने वाला ऐसा पर्सन जिसको पता है कि किसको किस तरह से क्या मटेरियल प्रोवाइड करना है। ठीक है, ताकि वो जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए। तो चाइल्ड क्या है, इसमें एक टेंडर प्लांट है जिसको अभी ग्रो करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए एक प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए। वो सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है, एक टीचर प्रोवाइड करता है। फाइन। देन अब डिसिप्लिन क्या होता है, देखिए फिर से हम नेचुरलिज्म को भी कंपेयर कर सकते हैं। नेचुरलिज्म में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं था। जो स्टूडेंट्स थे, चिल्ड्रन थे, उनको कंप्लीट फ्रीडम दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, आइडियलिज्म में बच्चों को डिसिप्लिन में रखा जाता है। इस हद तक डिसिप्लिन होना चाहिए कि उनका जो माइंड है वो सही ट्रैक पर जाए। ऐसे नहीं है कि माइंड ट्रैक हमारा जो है उससे वो हटकर कहीं और बैड हैबिट्स में पड़ जाएं। ठीक है, सेल्फ इंसाइट, सेल्फ एनालिसिस, खुद के अंदर उनकी जो क्षमता है उसको वह पहचान पाए। उनका जो मेन मोटिव है वही रहे कि हमने खुद का विकास करना है, अपनी जो वोकेशन है हमने वो भी देखनी है कि हमने आगे जाकर कोई जॉब करनी है। तो अगर वो एक बार अपने ट्रैक से हट जाए, ठीक है, तो वो अपने एम को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो खुद को समझना, खुद के इनबिल्ट जो आपकी कैपेबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा किसी एक ही फील्ड में अच्छा हो। जैसे कोई स्टडीज़ में अच्छा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एम नहीं बना सकता। ठीक है, वो डांस में अच्छा हो सकता है, म्यूज़िक में अच्छा हो सकता है, स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है। लेकिन ये हमें जानना ज़रूरी है कि हम एज अ स्टूडेंट, ठीक है, किस चीज़ में अच्छे हैं। तो टीचर वो चीज़ आपको गाइड करते हैं, आपको ऑब्जर्व करके कि आप इस चीज़ में अच्छे हो तो आप इस चीज़ को अपना एनहांस करो। सो प्रैग्मेटिज्म जो है फ्रेंड्स, ये एक अमेरिकन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। इट इज़ वन ऑफ द स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। द वर्ड प्रैग्मेटिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रैग्मा, दैट मीन्स एक्टिविटी और वर्क डन। सो जो प्रैग्मेटिस्ट्स होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो भी ट्रुथ है, जो भी हमारे थॉट्स होने चाहिए वो होने चाहिए रियलिटी बेस्ड, यानी कि जो हम एक्टिविटी करके रिजल्ट निकालते हैं उसी के बेस पर सारी चीज़ों का जो कंक्लूजन है वो निकलना चाहिए। फाइन। Charles Sanders Peirce is the principal proponent of pragmatism. He is also known as the father of pragmatism. Then अब इसका मीनिंग जो है हम वो देख लेते हैं। Pragmatism means thinking of or dealing with problems in a practical way rather than abstract principles or theories. तो जो इसके मीनिंग में भी वही बात बिल्कुल प्रॉपरली बताई गई है कि प्रैक्टिकल तरीके से जो चीज़ों का हम आउटकम है देखते हैं उसी के बेसिस पर हमारी जो थिंकिंग है, हमारे आइडियल्स हैं वो बेस्ड होने चाहिए, रादर की एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स या फिर थ्योरेटिकल बातों पर किसी ने हमको बता दिया हम उसको बिलीव कर ले। नहीं, जब तक हम उस चीज़ों को प्रैक्टिकल करके नहीं देखते, एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखते, ठीक है, जैसे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उससे हमें क्या है, डायरेक्ट हमारे माइंड में वो चीज़ सेट हो जाती है कि इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा जो है आउटकम होगा। फाइन। देन इट्स फर्स्ट जनरेशन वॉज इनिशिएटेड बाय द सो कॉल्ड क्लासिकल प्रैग्मेटिस्ट अंडर चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। फाइन। और जो इसकी सेकेंड जनरेशन है दैट वॉज टर्न्ड pragmatist philosophy more explicitly towards
political, education, and even other dimensions of social improvement under the influence ऑफ जॉन डेवे। तो देखिए इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं, सबसे पहले तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स हैं, देन जॉन डेवे, देन विलियम जेम्स। ठीक है, ये तीनों जो हैं इसके मेन एक्सपोनेंट्स हैं। देन वी विल सी द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। फर्स्ट इज प्लूरलिज्म। तो फिलॉसफिकली अगर हम देखें तो जो प्रैग्मेटिस्ट्स होते हैं वो प्लूरलिज्म में बिलीव करते हैं, बिकॉज देखिए जो ट्रूथ होता है वो कहते हैं कि कोई भी एक ट्रूथ नहीं होता। प्लूरलिज्म जैसे सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरलिज्म मीन्स मैनी। तो हर पर्सन का देखने का अपना नज़रिया है, हर एक के अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उसी के बेस पर उसके जो आइडियोलॉजी है वो बनती है। इसलिए हम इसको प्लूरलिज्म कहते हैं कि जो ट्रूथ है वो सिर्फ एक नहीं है, वो काफ़ी सारे हैं। डिपेंड करता है कि किस पर्सन का किस तरह का एनवायरनमेंट है जिसके थ्रू वो अपने जो है लाइफस्टाइल को जी रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकली कितना एक्सपोजर है उसका, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। सो इट इज़ प्लूरलिस्ट। देन एम्फोसिस ऑन चेंज। अब देखिए जो भी हमारा लाइफस्टाइल है ये ऐसे नहीं है कि स्टिल नहीं है, चाहे हम अपने लाइफ की बात करें चाहे इस दुनिया की बात करें, कोई भी चीज़ स्टिल या फिर स्टैटिक नहीं है, ये एक प्रोग्रेसिव मोड में चलती रहती है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव है तो चेंजेस नेचुरली आएंगे। तो जो हमारी सोच आज है वो कल हो सकता है कि उससे ज़्यादा एडवांस हो। ठीक है, तो जो चेंज है वो डेफिनेटली होती है, तो ट्रूथ भी उसी के हिसाब से जो है चेंज होते रहते हैं। देन इज यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि जो चीज़ें हम एक्चुअल में यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, उन्हीं पर ये बिलीव करते हैं। देन इज इंडिविजुअलिज्म, यानी कि हर पर्सन की देखिए अपनी एक आइडेंटिटी होती है। ये पर्सन की लाइफ को, उसके थॉट्स को कंप्लीट फ्रीडम देते हैं कि जिस तरह से आप अपने आप को नरिश करना चाहते हैं, ठीक है, उस तरह से आप कर सकते हैं। जिस तरह से आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे प्ले वे मेथड होता है बच्चों के लिए, तो जिस तरह से भी बच्चे खेलना चाहते हैं उसको खेलने दो, ताकि उनका जो माइंड का विकास है वो अच्छे से हो। ठीक है, माइंड उनका अच्छे से डेवलप हो सके उनकी खुद की कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। देन थॉट एंड एक्शन आर इंटर रिलेटेड। जो हम सोचते हैं कुछ ना कुछ हमारे एक्शन में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे सपोज आपका किसी के साथ झगड़ा होने वाला है, तो सबसे पहले आपको गुस्सा आएगा। ठीक है, माइंड में हमारे गुस्सा पूरा कंप्लीटली भर जाएगा, तो आपकी फाइटिंग जो है कंप्लीटली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो देन एम्फेसिस ऑन सोशल एस्पेक्ट्स। तो देखिए इसमें जो सोसाइटी है, सोशल मैन को हम बोलते हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ठीक है, तो सोसाइटी में हमें रहना होता है, तो वो बहुत ही मेन फोकस दिया जाता है प्रैग्मेटिज्म में कि सोसाइटी के अंदर एक पर्सन किस तरह से रहता है, किस तरह से वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, खुद को उसमें ढालना, सोसाइटी के जो अपना कल्चर है, ठीक है, अपनी सोसाइटी के व्यूज़ होते हैं, उसमें हम किस तरह से प्रॉपरली एडजस्ट कर पाते हैं। तो ये भी बहुत मेन पॉइंट होता है इसका, एम्फोसिस ऑन सोशल एस्पेक्ट्स। देन इज एक्सपेरिमेंटलिज्म। तो जैसे कि प्रैग्मेटिज्म का जो मेन प्रिंसिपल है दैट इज टू लर्न बाय एक्सपेरिमेंट, टू लर्न बाय एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट करके सीखना। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटलिज्म यही है कि जो भी हमारे माइंड में आइडियोलॉजी बनती है, हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हम जो एक्चुअली करते हैं, एक्चुअल लाइफ में देखते हैं, करते हैं, उसी से हम वो चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट इज द एम्स ऑफ एजुकेशन। फर्स्टली एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, दैट इट शुड बी डायनामिक एंड सेट अकॉर्डिंग टू डिमांड्स ऑफ लाइफ, सोसाइटी एंड चेंजिंग सिचुएशंस। अब देखिए एजुकेशन इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल स्टैटिक है, जो चीज़ें करिकुलम में आ गई हैं, ठीक है, जिस तरह का फॉर्मेट है वही चलता रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए एवर चेंजिंग लाइफ है, प्रोग्रेसिव चेंज है, तो जो एजुकेशन के एम्स हैं वो भी टाइम टू टाइम चेंज होने चाहिए। डिपेंड करता है कि सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, इतने सारे रिसर्च होते हैं तो उनको भी तो इनबिल्ट करना होता है ना एजुकेशन में। जैसे अब स्मार्ट क्लासेस की बात आ रही है, तो ऐसे तो नहीं है कि नॉर्मल चौक और डस्टर के साथ वही ट्रेडिशन कंटिन्यू रहेगा, तो वो चेंजेस आनी ज़रूरी है ताकि जो हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं, उनको भी हम अपना सकें। देन इज डेवलप एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एसिमिलेट इन सोशल एनवायरनमेंट। तो जिस तरह का हमारा सोशल सर्कल होता है, देखिए हमारा जो मेन सोसाइटी है, सबसे पहले वो स्कूल होता है। स्कूल में ही बच्चे अपने आप में सीखते हैं, एक सोसाइटी बन जाती है बच्चों की, जहाँ पे वो अपने क्लासमेट्स के साथ रहते हैं। ठीक है, हमारे टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, किस तरह से किस पर्सन के साथ बिहेव करना है, उसमें किस तरह से एडजस्ट करना है, वो सारी चीज़ें हम सोशल एनवायरनमेंट में सीखते हैं। फाइन।
देन इज डेवलप सोशल स्किल्स, वही कि सोशल स्किल्स डेवलप होने कि आपको किसी से हार्शली बात नहीं करनी है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए, ठीक है, तो ये हमारे मॉरल वैल्यूज़ होने चाहिए कि आप उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज करो या फिर उसको ठीक करने की कोशिश करो। सोशल स्किल्स होने चाहिए, किसको कितनी रिस्पेक्ट देनी है, किस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों के स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज़ एंड आइडियाज़। अब देखिए, जैसे जैसे हम ग्रो होते जाते हैं, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, जो हमारे इंटरेस्ट है, वो चेंज होते हैं। बिल्कुल, जब बचपन में बच्चों को चॉकलेट्स टॉफ़ीज़ दे दो, वो उसी चीज़ से खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनको होता है कि हमें कहीं घुमा के लेके आओ, मूवी देखने जाना है, एंड सो ऑन। बहुत सारे जो हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमारे इंटरेस्ट हैं, ये सारे विद द ग्रोइंग एज हमारे चेंज होते जाते हैं। स्टिल नहीं है कोई भी चीज़, it is ever progressive, ever changing, then it should not be predetermined। तो जो एम्स ऑफ एजुकेशन है, कहते हैं कि ये प्री डिटरमाइंड नहीं होने चाहिए पहले से ही। देखिए, अगर एम्स ऑफ एजुकेशन पहले ही हमने डिटरमाइन करके उसको फिक्स कर दिया, तो उसको हम डायनामिक कैसे करेंगे? यही तो हमारा पहला पॉइंट था ना, कि वो डायनामिक नहीं होना चाहिए, सॉरी, डायनामिक होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए। तो एम्स ऑफ एजुकेशन शुड नॉट बी प्री डिटरमाइंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। इस तरह का करिकुलम होना चाहिए, सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसका आपका रियल लाइफ में यूज हो, जिसको आप यूज कर सको, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, कन्वर्सेशन टॉपिक्स इस तरह से होने चाहिए कि आप, ऐसे नहीं है कि वो स्टिल एक टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे बोरिंग तरीके से उसको सुनते जा रहे हैं। तो बातचीत होना ज़रूरी है, ठीक है। बातचीत के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन, तो हमारी जो थिंकिंग पावर है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे मैथमेटिकल कोई सम है, उसकी गहराई तक जाना कि इसके कौन कौन से फॉर्मूलेज हो सकते हैं, किस किस तरीके से वो सॉल्व हो सकता है, ठीक है। एंड इस कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू थॉट्स एंड न्यू आइडियाज़, ऐसे नहीं है कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हो उससे आपका माइंड का कोई भी विकास नहीं हो रहा है, ठीक है, आपका माइंड डेवलप नहीं हो रहा है, उसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होनी ज़रूरी है। देन इज क्रिएटिव एक्सप्रेशन, मतलब पर्सन का जो है रियल लाइफ में भी वो चीज़ें यूज़ हो और आपको वो पर्सनालिटी को डेवलप भी करे। फाइन। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। अब देखिए, एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर बच्चे की डेवलपमेंट होती है, और नॉलेज बच्चे कैसे गेन करते हैं? बाय एक्सपीरियंस एंड बाय एक्सपेरिमेंट। जो वो खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, खुद से एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। तो दैट इज व्हाट इज ऑल इन प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। देन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, ऐसे नहीं है कि हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैथ में फार्मूलाज होते हैं, तो साइंस में भी आप वो इनकलकेट करते हैं ना फार्मूलाज। जब आपने केमिकल इक्वेशंस बनानी होती हैं, तो वो इक्वेशन कहाँ से आई है? इक्वेशन मैथ से ही तो आई है। दोनों साइड्स को बैलेंस करना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बैलेंस करना, ये साइंस में अगर हम यूज़ करते हैं, फिजिक्स में यूज़ करते हैं, ये आया कहाँ से? एक्चुअली ये मैथमेटिक्स से ही आया है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ टीचिंग, की प्रैग्मेटिज्म में कौन कौन से मेथड्स होते हैं। अब देखिए, प्रैग्मेटिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि जो भी बच्चे करके सीखते हैं, ठीक है। आपको पता होगा लर्निंग किस तरह से होती है, लर्निंग बाय सीइंग, ठीक है, देखकर सीखना। लर्निंग बाय लिसनिंग, हियरिंग, यानी कि सुनकर ऑडियो लर्निंग। देन लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि काइनेस्थेटिक लर्निंग। तो जो प्रैग्मेटिस्ट है, ये काइनेस्थेटिक लर्निंग में बिलीव करते हैं कि जो चीज़ बच्चे ने अपने खुद के हाथ से करके देख ली, ठीक है, जो आप खुद ने प्रैक्टिकल करके देख लिया, वो चीज़ आपके माइंड में फॉर एवर रह जाती है। तो यही इसके मेथड्स हैं। तो इसमें जो मेथड्स हैं वो हैं प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्लेवे मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, एक्टिविटी मेथड, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स किसके हैं? लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि काइनेस्थेटिक लर्निंग के। फाइन। देन इज रोल ऑफ अ टीचर, की टीचर का क्या रोल होता है इसमें। देखिए, द चीफ फंक्शन ऑफ प्रैग्मेटिक टीचर इज टू सजेस्ट प्रॉब्लम्स to his students and to stimulate them to find themselves the solutions which will work। तो टीचर का काम ये नहीं है कि उनको प्रॉब्लम भी बता दिया और उसका सोल्यूशन भी करा दिया। बस इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों को देना, या फिर इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करना कि बच्चे खुद से उसको सॉल्व करें, और इस तरह से सॉल्व करें कि वो एक्चुअल में सोल्यूशन तक पहुंच सकें। तो टीचर का क्या रोल होता है? टीचर का यहाँ पर रोल होता है एज अ हेल्पर, एज अ गाइड, एज अ फिलोसफर एंड एज अ फ्रेंड। Fine. Now next is the discipline. The main discipline is utilize interest of
pupils यूटिलाइज इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो एरियाज़ को प्रॉपरली देखना और स्टूडेंट किस तरह से अपने चीज़ को करने की कोशिश कर रहा है, कौन सा मेथड उसको उसको अपना रहा है, ठीक है। इट गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू स्टूडेंट्स। देन सेल्फ डिसिप्लिन। अब देखिए डिसिप्लिन या तो टीचर के द्वारा क्रिएट किया जाएगा या फिर स्टूडेंट्स का ही सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि वो चीज़ों को अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन होता है। नाउ इज द स्कूल की स्कूल का क्या रोल है। स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। जैसे हमने बात की थी कि स्कूल क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी है जहाँ पर बच्चे जाकर अक्सर सोसाइटी में रहना सीखते हैं। तो ये जो प्रोवर्ब है ये दिया था जॉन डेवे ने। स्कूल इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल्स वर्क, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्व एंड डिस्कवर न्यू आइडियल्स इन रियल सोशल एनवायरनमेंट। तो स्कूल एक ऐसी सोशल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बच्चे मिलकर काम करते हैं, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से चीज़ों को दूसरे बच्चे भी कर रहे हैं, ठीक है, और अपने न्यू जो मेथड्स हैं, न्यू आइडियल्स हैं, न्यू सोच है वो क्या है जनरेट करते हैं। Pupils learn by experience in schools and not merely by orders। तो स्कूल में क्या है, बच्चे एक्सपेरिमेंट करके भी सीखते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ टीचर्स आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ बेटा ऐसे होगी, आपने इसको ऐसे करना है और स्टूडेंट्स बोलते हैं ओके मैम। ये फंडा नहीं चलता है, ठीक है। तो अब जो है प्रैग्मेटिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि बच्चे खुद से उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके सीखें, बजाय कि बिल्कुल स्पून फीडिंग हो कि टीचर्स बता ही जा रहे हैं और बच्चे उसको सीख ही जा रहे हैं। फाइन। नाउ द मेरिट्स क्या है इसमें, सेल्फ इम्पोर्टेंस। सेल्फ इंपॉर्टेंस किसकी है, स्टूडेंट्स की। अब देखिए हर बच्चा अपने मेथड से करता है कि उसको फील होता है कि हाँ हमने कुछ अपने आप से किया है, ठीक है। तो ये क्या है, खुद को मोटिवेट करने का बहुत बड़ा सोर्स होता है जब हम खुद की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। देन नेचुरल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। अब जब हम एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को सीखते हैं तो हमारी जो प्रोग्रेस है वो नेचुरली होती है और जो माइंड का डेवलपमेंट होता है वो अलग से होता है। देन सोशल एंड डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट। अब देखिए जब स्कूल में है तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे इक्वालिटी होगी वहीं पे हार्मोनी भी होगी, ठीक है। अच्छे से हम मिलजुल कर रहना सीखेंगे। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये बिल्कुल हमारे अंदर होनी चाहिए। देन क्रिएट्स न्यू वैल्यूज़। अब नई नई चीज़ों को नए नए तरीके से सीखना, सोसाइटी में रहकर नए एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं तो न्यू वैल्यूज़ हमारे अंदर जो है जनरेट होती हैं, ठीक है। चीज़ों को नई तरह से टैकल किस तरह से करते हैं, कैसी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, ये सारा कुछ सोसाइटी में रहकर हम सीख जाते हैं। देन फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। आई थिंक इस चीज़ों की हम काफ़ी बात कर चुके हैं तो ये क्लियर ही होगा। देन फाइनली इज द डीमेरिट्स। इट अपोज एटर्नल ट्रूथ्स। अब देखिए जो एक्चुअल इतने हमारे जो कह देते हैं कि सिद्धांत बने हुए हैं या फिर बहुत सारे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने पहले से कुछ चीज़ों को जिनका तर्क करके कुछ सॉल्यूशन निकाल दिया है, जो फिक्स्ड ट्रूथ्स बने हैं, उनको तो ये बिलीव ही नहीं करते क्योंकि ये कहते कि जो चीज़ आप एक्सपेरिमेंट करके सीखोगे जी वही ट्रुथ है, जो चीज़ें पीछे से आपको बताई जा रही हैं वो ट्रुथ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपोज करते हैं एटर्नल ट्रुथ्स को। जो चीज़ों को ऑलरेडी ट्रुथ माना जा चुका है उनको ये अपोज करते हैं, यानी कि उनको ये नहीं मानते हैं। देन अपोजेस प्री डिटरमाइंड आइडियाल्स एंड वैल्यूज़। वही कि जो पहले से सिद्धांत बने हुए हैं उनको ये मानते ही नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में बिलीव करते हैं। देन निग्लेक्ट स्पिरिचुअल वैल्यूज़। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट करिकुलम। अब देखिए जहाँ पे इतनी सारी वेरिएशन है, इतना डायनामिक होने की कोशिश की जा रही है तो करिकुलम किस तरह से बनेगा। एक बार तो प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी ना करिकुलम बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं कि करिकुलम आपका स्टैटिक होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल डायनामिक होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है डीमेरिट है इसकी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है प्रैग्मेटिज्म का ये कंप्लीट होता है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद अवर टॉपिक। सो देखिए जो रियलिज्म वर्ड है फ्रेंड्स ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज रियल, देन सेकंड इज इज्म, ठीक है। देखिए रियलिज्म को हम वस्तुवाद या फिर यथार्थवाद भी कहते हैं। तो ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड रेस मीन्स रियल, जो रियल में चीज़ें होती हैं, एक्चुअल में होती हैं, ठीक है, उनसे बना है। It represents a theory that particular things exist independently of our perception। कि इस नेचर में, इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उनकी जो एग्जिस्टेंस है
वो इंडिपेंडेंट है। हम जो चीज़ें सोचते हैं, ठीक है, हमारी परसेप्शन क्या है चीज़ों को रिलेटेड, वो मैटर नहीं करती है। हो सकता है कि कुछ चीज़ों के बारे में हम नहीं सोच पाते, लेकिन ये नहीं है कि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो जो एक्चुअल में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम अपने सेंसेस के द्वारा फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, हमने हमारे सेंसेस जिस चीज़ को फील कर सकते हैं, वो चीज़ों का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो मटेरियल वर्ड को ये जो है फिलॉसफी ये बिलीव करती है उसमें। तो इसके जो फादर हैं एरिस्टोटल हैं, फादर ऑफ रियलिज्म, ठीक है। रियलिज्म बिलीव्स इन मटेरियल वर्ड, ठीक है। तो जैसे हमने आइडियलिज्म में डिस्कस किया था कि उनमें दो तरह का होता है दुनिया में, एक तो होता है मटेरियल वर्ड, एक होता है स्पिरिचुअल वर्ड। तो मटेरियल वर्ड को आइडियोलॉजी जो है, आइडियलिस्ट जो हैं वो नहीं मानते हैं, लेकिन इसमें रियलिज्म में बिल्कुल ऑपोजिट है, ये मटेरियल वर्ड को मानता है, स्पिरिचुअल वर्ड में इसका कोई भी मान्यता नहीं है। दे बिलीव दैट थिंग्स वी कैन परसीव थ्रू आवर सेंस इज ओनली रियल, कि जिस चीज़ को हम छू के देख सकते हैं, ठीक है, जो साइंटिफिकली चीज़ एग्जिस्ट करती है वही रियल है। जो हम सोचते हैं, ठीक है, जहाँ तक हमारी सोच जाती है या नहीं भी जाती, वो चीज़ों का कोई मायना नहीं है। इंसान जो सोचता है वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है। जो चीज़ प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती हैं, प्रैक्टिकली जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ों को बिलीव किया जाता है कि ये ट्रू है, ठीक है, रियलिज्म में। इट एम्फेसाइज ऑन प्रैक्टिकल एजुकेशन। तो बुकिश नॉलेज को ये बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं, ये अपोज करते हैं बुकिश नॉलेज को। ये कहते हैं कि जो चीज़ आप प्रैक्टिकल एजुकेशन के थ्रू सीखते हैं वही चीज़ें रियल हैं। मैटर इन यूनिवर्स इज रियल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड। अब दुनिया में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो ह्यूमन माइंड से उत्पन्न हुई हो या ना हुई हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन चीज़ों की एग्जिस्टेंस है वो है, ठीक है। कुछ चीज़ों के बारे में हम नहीं सोच पाते हैं, लेकिन उनकी फिर भी एग्जिस्टेंस होती है। देन इट रिजेक्ट्स द आइडियलिस्ट नोशन दैट ओनली आइडियाज़ आर रियल, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि आइडियलिस्ट में मेन फोकस किसको दिया गया था, आइडियाज़ को, ठीक है, कि जो भी इंसान का दिमाग होता है उसमें जो भी विचार आते हैं, जो भी थॉट्स आते हैं वो रियल होते हैं। लेकिन जो रियलिज्म है ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, ये उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देती है। उनके जो व्यूज़ होते हैं ये कहती हैं कि जो मटेरियल वर्ड है वही ट्रू है, वही रियल है। इंसान के जो थॉट्स होते हैं, उसके माइंड में जो भी व्यूज़ उत्पन्न होते हैं वो इतना मैटर नहीं करते। जो चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, एक्चुअल में जिनका एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, वो चीज़ें ही क्या हैं, ट्रू हैं। अब देखिए इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स वो हैं जिन्होंने इस थ्योरी को, इस स्कूल को, ठीक है, फॉलो किया है या सपोर्ट किया है, उसमें अपने रिसर्चेस किए हैं। तो यह है अरिस्टोटल, रिबेलियस, मिल्टन, फ्रांसिस बैकन, कमेनियस, रसल, लॉक एंड वाइटहेड, ठीक है, ये सारे जो हैं एक्सपोनेंट्स हैं। तो देखिए सीटेट में भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पर ये नेम्स आपको दिए होंगे और पूछेंगे कि ये किस स्कूल ऑफ फिलॉसफी को बिलोंग करते हैं या किस में इनका सपोर्ट रहा है। तो ये आपको नाम जो हैं थोड़े आइडिया में होने चाहिए। फाइन। तो अब देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म क्या होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज इट बिलीव्स इन इम्पॉर्टेंट ऑफ मटेरियल वर्ड। वही जो हम चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि मटेरियल वर्ड में ये बिलीव करते हैं। थॉट्स या इमेजिनेशन, हमारे जो आइडियाज़ होते हैं उनमें ये बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट, जो भी चीज़ देखिए प्रैक्टिकल के साथ रिलेटेड है ये उन्हीं चीज़ों पर बिलीव करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करना भी, किसी चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना, ठीक है। इट अपोजेस बुक लर्निंग, बुकिश लर्निंग को अपोज करते हैं कि सिर्फ जो बुक में लिखा होता है उसको आप टीच करो या उसी को आप पढ़ो, उसको बिलीव करो, ये सही नहीं है। बुकिश नॉलेज आप साइड में रखिए। टीचर्स भी जो है प्रैक्टिकली बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश करें, और बच्चे भी कैसे सीखें, चीज़ों को प्रैक्टिकली करके सीखें, प्ले वे मेथड से सीखें, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके उन चीज़ों के बारे में सीखने की कोशिश करें जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, जो एक्चुअल ट्रूथ है। सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज। अब देखिए रियलिज्म में जो सेंसेस का रोल है, ह्यूमन सेंसेस का, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम कहते हैं कि एक्चुअल में उन्हीं चीज़ों की एग्जिस्टेंस है जिनको हमारे जो सेंसेस है वो फील कर सकते हैं, ठीक है। वाया आइज़, वाया योर टच, वाया योर स्मेल, ठीक है, हर एक चीज़ जिसको आपके सेंसेस फील कर सकते हैं वही आपके नॉलेज का क्या है, गेटवे, यानी कि नॉलेज को इनटेक करने का वो सोर्स है। फाइन।
देन साइंटिफिक एटीट्यूड, नेचुरली साइंटिफिक एटीट्यूड कहाँ से आएगा, जब एक्सपेरिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो साइंटिफिक एटीट्यूड जो बच्चों का है वो डेवलप होना चाहिए, ये इसका एक प्रिंसिपल है। देन एम्स ऑफ एजुकेशन, इसमें क्या है, प्रिपेयर चाइल्ड फॉर अ गुड एंड रियल लाइफ। अब देखिए पर्सन को, सोसाइटी में बच्चों को, सबसे जो उसकी मेन सोसाइटी होती है स्कूल से स्टार्ट ऑन होती है, तो एक गुड और रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना इसका एम ऑफ एजुकेशन होता है। ना कि इसके कि बच्चों को सिर्फ इमेजिनेशन आप देते रहें, प्रैक्टिकल नॉलेज हम दें ही ना, ठीक है। तो ऐसी लाइफ के लिए उनको प्रिपेयर करना जो एक्चुअल में बच्चों की हेल्प कर सके, ठीक है। रियल लाइफ जो एक्चुअल वर्ड है उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर करना। डेवलप फिजिकल एंड मेंटल पावर ऑफ द चाइल्ड, एक बच्चों का विकास करना फिजिकली, ठीक है, और मेंटली। फिजिकली कैसे, लाइक गेम्स में इन्वॉल्व होकर, ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें बच्चों की फिजिकल पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर पाए। देन मेंटल पावर ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज देखिए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या फिर कोई भी बच्चे लेबोरेटरी में जाकर करते हैं या प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। कंप्यूटर का ही ले लीजिए, जो टीचर आपको क्लास में पढ़ाएंगे उतना आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिकल उस चीज़ का करके देखेंगे, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल बताती हूँ। कंप्यूटर पे अगर आपको स्क्रीन सेवर लगाना है, ठीक है, डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना है, तो जब तक आप खुद से उस चीज़ को करके नहीं देखेंगे तो आपको इतना क्लियर आउट नहीं होगा। और देखिए साइंस में फॉर एग्जांपल अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटी का कंसेप्ट समझाना हो, तो चौक को ऊपर थ्रो करके जब वो नीचे वापस धरती की तरफ आता है तो वो भी क्या है, ग्रेविटी का शो होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाया है। तो चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखने से आपकी जो मेंटल पावर है वो इंक्रीज भी होती है और वो चीज़ परमानेंट भी रह जाती है कुछ हद तक माइंड में। देन डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, सेंसेस पर आप देख रहे होंगे कि हर जगह पर यहाँ पे सेंसेस की बात आ रही है, चाहे वो प्रिंसिपल्स हैं, चाहे रियलिज्म का जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उसमें, या फिर एम्स ऑफ एजुकेशन में, तो सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। देन इज कैपेबल टू एडजस्ट विद फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। अब देखिए सोसाइटी में रहना है तो बच्चों को एडजस्ट करना आना चाहिए, ठीक है। एम्स ऑफ एजुकेशन ये भी कहता है कि जो बच्चा है, ठीक है, वो अपनी सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट कर पाए, ठीक है, सोशली एज वेल एज फिजिकली। जो भी एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी होती है, जो हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। जैसे स्कूल एक छोटी सोसाइटी है, हम जहाँ रहते हैं वो एक सोसाइटी है, तो उसमें अच्छे से एडजस्ट कर पाना फिजिकली एज वेल एज मेंटली बोथ। देन फिफ्थ पॉइंट इज इम्पार्ट वोकेशनल एजुकेशन। ये देखिए इसका जो मेन एम ऑफ एजुकेशन ये भी है कि बच्चे को इस तरह की एजुकेशन देना ताकि वो आगे चलकर अपना जो है लाइवलीहुड अर्न कर पाए, ठीक है। अब जीवन जो है व्यतीत करना है, जीना है, तो कुछ अर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है, मनी अर्न करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी बच्चे को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपने या तो इंटरेस्ट का एरिया चूज कर पाए या फिर अपना इंटरेस्ट जो है डेवलप कर पाए कुछ एरिया में, ताकि वो आगे जाकर अपना जो है करियर बना पाए। नाउ नेक्स्ट इज द करिकुलम, की करिकुलम जो है वो कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी ऑफ रियलिज्म। सो द करिकुलम शुड बी अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी एंड नीड। तो देखिए करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में बच्चों को चीज़ें हेल्प करे, वो सब्जेक्ट्स या फिर वो टॉपिक्स इनकलकेट होनी चाहिए करिकुलम में, सिलेबस में, या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है इस तरह से करवानी चाहिए जिसका बच्चों को रियल लाइफ में भी उसका यूज़ पता लगे या फिर उसकी नीड हो। Then subjects concerning day-to-day activities should be included like science, mathematics, geography, philosophy, psychology, sports, astronomy, etc. Now next is the methods of teaching, कि methods of teaching क्या होने चाहिए according to the realists। देखिए it believes in practical methods and opposes बुकिश मेथड। तो हमने पहले भी बात की थी कि जो बुक लर्निंग है, बुक टीचिंग है, वो मेथड को ये बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये बिलीव करते हैं प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं, ठीक है, मटेरियलिस्टिक जो वर्ड है या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसमें ये बिलीव करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि ये किस तरह से हो सकता है। अगर बुकिश नॉलेज आप बच्चों को नहीं देना चाहते तो ऑडियो विजुअल एड्स जैसे कि कोई भी प्रेजेंटेशन विद वॉइस या फिर कोई वीडियो शो कर सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से भी टीच किया जा सकता है। या फिर ये कुछ मेथड्स हैं लाइक साइंटिफिक मेथड, सेल्फ एक्सपीरियंस मेथड, रिसर्च मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, कोरिलेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो ये सारे मेथड्स हैं जो रियलिज्म कहता है कि आप
मेथड ऑफ टीचिंग ये अपना सकते हैं इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। देन इज द रोल ऑफ अ टीचर, कि टीचर का क्या रोल है। Teacher's role is supreme as he gets the child in touch with the external realities of life। अब देखिए, जो तो बुकिश नॉलेज होती है वो तो कोई भी टीचर दे सकता है, बुक में से रीड करना और बच्चों को वो चीज़ एक्सप्लेन कर देनी। लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को देनी है, अगर उनका साइंटिफिक एटीट्यूड इंक्रीज करना है, तो उसके लिए जो टीचर का खुद का स्टेमिना है, खुद की कैपेसिटी है सब्जेक्ट को लेकर, खुद की नॉलेज है, अगर वो अच्छी है तो ही वो जो है बच्चों को अच्छे से वो चीज़ पढ़ा सकते हैं। तो टीचर्स का अच्छा होल्ड होना चाहिए अपने सब्जेक्ट पर, उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट को रिलेटेड, वो अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। तभी तो वो बच्चों को जो है प्रैक्टिकली उस चीज़ के बारे में बता पाएंगे। थ्योरेटिकल बताना इट इज़ ईजी यू नो, ठीक है। तो उस चीज़ को प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आप तभी दे सकते हैं जब हम खुद से उस चीज़ के बारे में कंप्लीटली श्योर होते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज हमारे पास होती है। Then we will see of the school what the position or role of a school is. School is a mirror of society। देखिए स्कूल क्या है, बिल्कुल एक फर्स्ट सोसाइटी होती है बच्चे के लिए, जहाँ पर वो रहकर इंटरेक्ट करना सीखता है, नई नई चीज़ें, नई नई सिचुएशंस को फेस करता है, ठीक है, सारी चीज़ों को देखता है वहाँ पे। तो स्कूल क्या है, एक मिरर ऑफ सोसाइटी। सोशली वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूशन, वेल प्लान्ड ही होता है क्योंकि देखिए सभी वहाँ पे इतने इंचार्जेस होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है। तो अंडर ऑब्जर्वेशन और वेल प्लानिंग के साथ सारा जो है स्कूल का सिस्टम रन करता है, तो इट इज़ अ वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूशन। इट प्रोवाइड्स वोकेशनल एजुकेशन टू प्रिपेयर चाइल्ड फॉर लाइवलीहुड। जो हम वोकेशन की बात कर चुके हैं कि बच्चा अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सके अच्छे से, ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ बन पाए, तो इस तरह की एजुकेशन भी बच्चे को दी जानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट द फाइनल वन इज़ डिसिप्लिन। बिलीव्स इन सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चों का खुद पे सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट, उनको एडजस्ट करना आना चाहिए एनवायरनमेंट में, हमने ये बात की थी पहले भी एडजस्टमेंट वाली इन द एम्स ऑफ एजुकेशन। तो सो द चाइल्ड शुड नो टू एडजस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ विद फिजिकल एंड द सोशल एनवायरनमेंट। इट एम्फोसाइज ऑन इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन। इम्प्रेशनिस्टिक क्या होता है कि टीचर्स का इस तरह से रोल होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से वो टीच कर रहे हैं कि वो अपना एक इम्प्रेशन बच्चों पर छोड़ जाएं, ठीक है। हम कहते हैं ना कि बच्चों से अक्सर पूछते हैं कि आपका आइडियल कौन है, आप किसके जैसे बनना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे क्या हैं, अपने किसी फेवरेट टीचर का नाम लेते हैं क्योंकि वो उन पर अपना जो है इम्प्रेशन छोड़ चुके हैं, इसलिए वो उनके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आपको जो इम्प्रेशनिस्टिक वर्ड का मीनिंग है वो भी क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। और इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन भी कंप्लीट होता है। 4 के 4 इज़म्स हमने एक ही टॉपिक में डिस्कस किए हैं, एक ही सेशन में डिस्कस किए हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो आपको ये पसंद आई हो, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और साइकोलॉजी की क्लासेस बहुत जल्दी से स्टार्ट होने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।